हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। राधिका की अमन से मुलाकात एक एजुकेशनल कैंप में हुई थी, जो अंतर विश्वविद्यालय की तरफ से लगाया गया था, जहां दोनों एक दूसरे के करीब आए, फिर हमेशा के लिए जुदा हो गए। इस सीमित समय में दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, मगर दिल की बात दिल में ही रह गई। समय गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को भूल गए। राधिका की जिंदगी में राजीव आया। राजीव के पिता बहुत बड़े अधिकारी थे, काफी संपन्न परिवार था, जबकि राधिका का मिडिल क्लास परिवार उसके आगे कहीं टिकता नहीं था। इसके बाद भी दोनों का प्यार परवान चढ़ा, जिसकी परिणति शादी पर जाकर खत्म हुई। मामूली से क्वार्टर में रहने वाली राधिका के लिए ससुराल किसी महल से कम नहीं था। नौकर चाकर कार रुतबा सब कुछ उसे एकाएक मिल गया। अगर नहीं मिला तो वह सम्मान जिसकी वह हकदार थी। सास उसे हमेशा हिकारत भरी नजरों से देखती थी। इसका बहुत बड़ा कारण था राधिका का उसकी अपेक्षा निम्न स्तर का होना। पढ़ाई लिखाई रंग रूप सब में वह बेस थी। तीस पर सास का रवैया उसके लिए भारी पड़ रहा था। वे उसे अपने रसोई घर तक में घुसने नहीं देती थी। आज ही जाकर राधिका ने अपनी रसोई दूसरी जगह कर ली। इसके बावजूद उनके रवैये में कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन तंग आकर राधिका ने राजीव से कहा, मेरा यहाँ दम घुटता है। मम्मी मुझे किसी भी चीज में हाथ नहीं लगाने देती। जब तब ताने देती हैं कि मैंने तुम्हें फांस लिया। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राजीव ने टाला। कुछ ठीक नहीं होगा, 6 महीने हो गए, आज भी उनके तेवर जस के तस है। क्या तुमने शादी उनकी मर्जी के खिलाफ की है? सुनकर राजीव को अटपटा लगा। जो चीज गुजर गई उसके बारे में सवाल उठाने का क्या तुक। माना कि उनके मर्जी के खिलाफ शादी की तो भी क्या अब तलाक ले ले। राजीव के पिता को इस शादी पर कोई ऐतराज नहीं था, मगर उसकी मां इस रिश्ते के लिए तैयार न थी। राजीव की जिद थी, सो बेमन से इस शादी में शरीक हुई। राजीव को भरोसा था कि एक दिन मां राधिका के गुणों से प्रभावित होकर उसे अपना लेंगी। क्या सोच रहे हो? राधिका ने उसकी तंद्रा तोड़ी। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या हम अलग घर लेकर नहीं रह सकते? जाहिर है राजीव को अच्छा नहीं लगा, मगर संयत रहा। एक ही शहर में अलग अलग रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मम्मी से नहीं निभ रही, मगर पापा वे तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर दूसरी जगह रहने जा रहा है। राधिका पर राजीव की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह आखिरकार अपने मायके में आकर रहने लगी। मायके आकर उसने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। इस बीच राजीव उससे मिलने आता रहा। जब भी वह आता उसे उसके फैसले पर पुनः विचार करने पर दबाव बनाता, मगर वह अपने फैसले पर अडिग रहती। राजीव को राधिका की कमी हमेशा खलती। ऐसा ही हाल राधिका का भी था। खुश थी तो उसकी सास, अच्छा हुआ जो चली गई, इसी बहाने छुट्टी मिली। राजीव के पिता से राजीव की मनोदशा छिपी न थी। उन्हें यह सब देखकर तकलीफ होती। एक दिन सब खाने की मेज पर थे तो राजीव के पिता ने राधिका का प्रसंग छेड़ा। सुनते ही माँ बिफर गई। आपको उसके जाने का ज्यादा कष्ट है। ऐसा है तो आप ही उसके पास जाके रहिए। वह तुनकते हुए आगे बोली, मैं राजीव की दूसरी शादी करूंगी। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, यह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। राजीव के पिता बिगड़े। दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई। राजीव से रहा ना गया। वह बोला, मम्मी आपने जरा सी समझदारी दिखाई होती तो राधिका घर छोड़कर नहीं जाती। तुझे राधिका की इतनी ही फिक्र है तो चला जा उसके पास। वे रोमांसी हो गई। चला जाएगा, शादी की है तो निभानी पड़ेगी। राजीव के पिता बोले। माँ उठकर जाने लगी। उन्हें राजीव के पिता की बात नागवार लगी। अगले दिन राजू अपने पिता की बात मानकर राधिका के साथ अलग रहने लगा। 5 साल गुजर गए। इस बीच वह एक बच्ची की मां बनी। बच्ची का नाम सालू रखा। बच्ची 3 साल की हो गई। तभी एक दुर्घटना घटी। राजू कार एक्सीडेंट में चल बसा। दोनों परिवारों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन राजीव के पिता से रहा न गया। वे राजीव की मां से बोले, हमें बेटे का सुख नहीं मिला, क्या बहू पोती का भी नहीं मिलेगा? सुनकर वह सुबकने लगी। उसे अपने किए पर पछतावा था। दोनों की रजामंदी से राजीव के पिता ने राधिका को ससुराल में रखने का मन बनाया, जिसे राधिका ने ठुकरा दिया। वह बोली, जब पति ही नहीं रहा तो कैसा ससुराल। राजीव की मां छिड़ गई। उसे इसमें राधिका का अहंकार नजर आया। राधिका ने सरकारी स्कूल में आवेदन किया। जल्द ही उसे नौकरी मिल गई।
उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई। स्कूल शहर से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में था। उसने अपना ठिकाना शहर में ही बनाया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें भुला पाना आसान नहीं होता। जब भी वह अकेले होती, अतीत में डूब जाती। अतीत एक चल चित्र की भांति उसकी निगाहों के सामने घूमने लगता। ऐसे भावुक पल में जब राजीव की तस्वीर आती तो वह खुद पर नियंत्रण न कर पाती। आग के दोनों कोर भीग जाते, जिसे जल्द ही वह पोस्ट डालती। वह अपनी बच्ची के सामने खुद को कमजोर नहीं होने देना चाहती थी। राधिका के पिता गांव में खेती बाड़ी करते थे। उनकी नज़र में एक दुहाजू लड़का था जो सरकारी विभाग में क्लर्क था, मगर राधिका ने उसे इनकार कर दिया। लड़का कहीं से भी उसके लायक नहीं लगा। फिर कौन दूसरे के जन्मे बच्चे को पालेगा। एक तरह से राधिका ने शादी न करने का फैसला कर लिया। सालू 8 साल की हो चुकी थी, तभी राधिका की जिंदगी में अमन ने आकर हलचल पैदा कर दी। अमन, जिसे वह लगभग भूल चुकी थी, एक मॉल में खरीदारी करते हुए देखा। वह काफी हैंडसम लग रहा था। दोनों का आमना सामना हुआ। राधिका, वह मुस्कुराया। पहचान लिया? राधिका हंसी। क्यों नहीं पहचानूंगा। हम दोनों ने एक साथ कैंप में 10 दिन जो गुजारे हैं, मुझे आज भी याद है जब तुमने अपने हाथों से मेरे लिए सैंडविच बनाया था। अमन बोला, जानते हो, मुझे तब सिवाय चाय बनाने के कुछ नहीं आता था। पता नहीं कैसा बना था। राधिका का चेहरा बन गया। बहुत अच्छा बना था। उसने आसपास नजरें घुमाई। तुम्हारे पति नहीं दिख रहे हैं? यह प्यारी सी बेटी तुम्हारी है? उसने नजरें झुकाकर उस बच्ची के गालों पर हाथ फेरा। हाँ, मेरी ही बेटी है सालू, कहकर राधिका का चेहरा कुछ पल के लिए उदास हो गया। आमन ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। चलो पास के किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। अमन का यह प्रस्ताव उसे अच्छा लगा। पति एक दुर्घटना में चल बसे। यही एकमात्र संतान है मेरी। इसे पाल पोस कर एक अच्छा इंसान बनाना है। दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया? आया था, मगर कोई मिले तब ना। अब तो मैंने आस भी छोड़ दी है। नियति जहाँ ले जाएगी वहीं चली जाऊंगी। राधिका ने उसांस ली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधिका निराशा से उभरी। मैं एयरफोर्स में हूँ, यही पोस्टिंग मिली है। पत्नी बचे? राधिका के इस सवाल पर उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान तिर गई। तलाक का केस चल रहा है, शाम गहराने को थी। सो बातचीत का सिलसिला यही खत्म कर दोनों अपने अपने घर लौट आए। एक हफ्ते बाद अमन राधिका से मिलने उसके घर आया। उसे देखते ही वह भाव विहील हो गई। अमन उसका पहला प्यार था, जिसकी चिंगारी वक्त की राख में कहीं दब गई थी। आज फिर से उबरने लगी थी। उसका जी किया कि अमन के गले लगकर खूब रोए, पर किस हक से? उसने अपने जज्बात पर नियंत्रण रखा। कॉफी की चुस्कियों के बीच अमन ने उसकी निजी जिंदगी को कुरेदा। उसने कुछ नहीं छुपाया। एक एक करके अपने अतीत के सारे पन्ने खोल के रख दिए। अमन को उससे सहानुभूति थी। बातों बातों में उसने राधिका से पूछा, क्या अकेलापन काटने के लिए नहीं दौड़ता? यह सुनकर वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक गहरी वेदना का एहसास था। वह वेदना जो जीवन साथी के न रहने पर एक अकेली स्त्री को झेलनी पड़ती है। तभी अमन के फोन की घंटी बजी। वह मोबाइल लेकर एक तरफ चला गया। लौटा तो उसके चेहरे पर निराशा थी। राधिका को जिज्ञासा हुई, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? पहले तो उसने ना नुकुर किया, पर जब उसे लगा कि राधिका कुछ ज्यादा पसेसिव हो रही है तो वह बोला, मेरी पत्नी का फोन था। राधिका ने आगे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। हाँ, इतना जरूर था कि उसका दिल पहले की तरह सामान्य नहीं रहा। क्यों? यही तो राधिका को समझना था। आखिर किस हक से वह अमन पर इतना भरोसा कर रही है? वह शादीशुदा आदमी है, उसका अपना परिवार है। क्या वह अपनी मर्यादा नहीं तोड़ रही? बहरहाल इस समय यह सब सोचने का वक्त नहीं था। वह तो बस अमन के रूप में पिछला प्यार लौट आने की खुशी से लबरेज थी। वह इस पल को जी लेना चाहती थी। लंबे समय से पुरुष संसर्ग से वंचित राधिका के लिए यह एक भावानुभूति पल था। तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो? राधिका ने पूछा। मेरी जिंदगी भी तुम्हारी तरह विडंबनाओं से भरी हुई है। अमन भरे मन से बोला, मैं कुछ समझी नहीं। राधिका असमंजस में थी। अमन ने एक एक कर अपने अतीत के सारे पन्ने खोल के रख दिए। राधिका को जानकर अच्छा न लगा। इतना होनहार, काबिल, हैंडसम पति की पत्नी इस तरह हो सकती है? कैसे उसका दिल किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाने को करता है, वह भी बिना तलाक के? अमन ऐसा शरीफ कि कभी अपनी पत्नी से जोर जबरदस्ती नहीं की। दूसरा मर्द होता तो 1 मिनट में ऐसी निर्लज पत्नी को ठीक कर देता। सोचकर राधिका का मन तिक्त हो गया। तुमने तलाक की अर्जी दी? राधिका ने पूछा। हाँ, पर क्या तलाक होना इतना आसान होता है? काफी रुपयों की डिमांड करती है, जो मेरे लिए संभव नहीं है।
तब क्या करोगे? यही सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। आए दिन फ़ोन करके मुझे ब्लैकमेल करती है। मैं ठहरा सरकारी मुलाजिम, जरा सी ऊंच नीच हो गई तो कहीं का नहीं रहूँगा। रहती कहाँ है? मेरे फ्लैट में मेरा एक बेटा भी है, घर खर्च भेजता हूँ सो अलग। बंद कर दो, अकल ठिकाने लग जाएगी, राधिका तैस में बोली। ऐसे कैसे कर दूं? जब तक तलाक नहीं हो जाता वह मेरी पत्नी है। राधिका सोचने लगी, कैसी औरत है जो अपना गृहस्थ जीवन ठीक से नहीं रख सकती। उसके दिल में अमन के प्रति सहानुभूति और बढ़ गई। कहीं यह सहानुभूति प्रेम का प्रथम पायदान तो नहीं? कुछ कुछ राधिका को ऐसा ही लगा। उस रोज अमन के जाने के बाद राधिका की दिनचर्या में एक बदलाव आया। कल तक जो जिंदगी उसके लिए बोझ थी आज एकाएक खूबसूरत लगने लगी। उसकी ख्वाहिशों के पंख लग गए। वह अमन के साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाब देखने लगी। जब भी वह शाम को खाली होती अमन के साथ मोबाइल पर बैठ जाती। दोनों ही घंटों बातें करते। राधिका का यह हाल था मानो यह प्रेम का ककहरा सीख रही हो अमन से। जब तलाक हो जाएगा तब हम दोनों शादी कर लेंगे। तलाक जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है। सालों भी तुमको पिता के रूप में देखने लगी है। उस रोज तुम्हारे साथ कितना घुल मिल गई थी। ऐसा लगा मानो सालों का रिश्ता हो। मोबाइल पर यही सब बात होती रहती। अब अमन को जब इच्छा होती राधिका के पास चला आता। उसकी बच्ची के लिए वह परिवार का सदस्य हो गया था। वैसे भी वह अबोध थी। अमन के लिए राधिका का घर अनजाना नहीं रहा। जब भी वह आता राधिका और उसकी बच्ची की जरूरतों के हिसाब से घर गृहस्थी का सामान खरीदते हुए आता। राधिका मना करती तो कहता, क्या मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ? इसके आगे राधिका को कोई जवाब नहीं सोचता। अमन सालों के साथ खूब मस्ती करता। यह देखकर राधिका निश्चिंत थी। राधिका को पूरा विश्वास था कि अमन से शादी हो जाएगी तो सालू को उसके पिता के रूप में अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से वह शादी से कतराती थी। पिता के न रहने पर सालू कितने सवाल करते थी। राधिका को समझ में नहीं आता कि कैसे उसे रास्ते पर लाए। ऐसे में अमन का आना माँ बेटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता एक साल गुजर गया। दोनों के संबंध पति पत्नी की तरह बन गए थे। एक रोज फ्लैट की एक पड़ोसन ने अमन के बारे में राधिका से सवाल किया जिसे सुनकर उसे अच्छा न लगा। उस रात जब वे दोनों हम बिस्तर थे तब राधिका ने इस घटना की चर्चा की। तुम बेकार लोगों की बातों पर गौर करती हो। जैसे ही तलाक मिलेगा मैं तुमसे शादी करके इन लोगों के मुंह पर तमाचा मार दूंगा। राधिका को तत्काल राहत मिली मगर मन में उठने वाली सामाजिक रुसवाइयों को लेकर उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। वह जल्द से जल्द शादी करके इस रुसवाई से मुक्ति चाहती थी। देखते देखते 3 साल गुजर गए। इस बीच अमन जब कभी मुंबई अपनी पत्नी के पास जाता तो उसका एक ही जवाब होता, तलाक के सिलसिले में जा रहा हूँ, तारीख पड़ी है। एक दिन राधिका से रहा न गया। वह तल्ख लहजे में बोली, वह आखिर चाहती क्या है? उसने 30 लाख रुपयों की डिमांड की है, साथ में हर माह 50,000 घर खर्च। कहाँ से इतना रुपया लाकर दूं? अमन चिल्लाया। उसके गर्म तेवर देखकर राधिका ने खुद को संयत किया। तुम्हें इतना देने में दिक्कत क्यों हो रही है? अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर वह तुम्हारी तनख्वाह का आधा ले भी लेती है तो देकर मुक्ति पाओ। मैं खुद सरकारी नौकरी में हूँ, आराम से रह लेंगे। राधिका को लगा कि इसे सुनकर अमन का सारा तनाव खत्म हो जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। जैसा तुम समझते हो वैसा कुछ नहीं है। वह एक नंबर की धूर्त है। आज 30 मांगी है, कल 40 मांगेगी। इसलिए सोचता हूँ कि कोर्ट जो फैसला लेगी वही ठीक रहेगा। अमन ने कहा, भले सारी जिंदगी निकल जाए। अमन को राधिका के बात करने का तरीका अच्छा न लगा। छसांस विचार प्रक्रिया से गुजरने के बाद राधिका बोली, तुम मुझे अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर दो, मैं उससे बात करती हूँ। तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। अमन एकाएक घबरा गया। वह बोला, यह हमारा आपसी मामला है, समय निकलता जा रहा है, सालू बड़ी होती जा रही है, पता नहीं आगे वह इस रिश्ते के लिए तैयार होगी भी या नहीं। अभी तुमसे घुली मिली है। राधिका हताश थी। तुम व्यर्थ परेशान होती हो, सब ठीक हो जाएगा। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए अमन यूं बोला मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी निश्चिंतता राधिका को बेचैन कर दी। उसकी स्थिति पर कटे परिंदे की तरह हो गई थी। न उड़ सकती थी और न दूर चल सकती थी। सभी दोनों के रिश्ते को जान चुके थे, यहाँ तक कि वह अपने पिता से भी इस रिश्ते का जिक्र कर चुकी थी। पिता की रजामंदी थी। वह बेटी की खुशी में अपनी खुशी देख रहे थे। जिंदगी का क्या ठिकाना, कल रहे या ना रहे। इससे पहले वे राधिका का घर बसा हुआ देखना चाहते थे। एकाएक राधिका ने अपना हाथ खींच लिया। अमन को अटपटा लगा। राधिका भरे गले से बोली, अमन तुम्हें कुछ न कुछ फैसला लेना ही होगा। अमन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कल तक वह सहज थी मगर आज बेहद गंभीर और निर्णायक मूड में थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? उसने राधिका को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए उसे बाहों में भर लिया।
राधिका, इतना परेशान क्यों होती हो? अभी 3 साल ही तो गुजरे हैं। कुछ महीने की बात है। वकील ने कहा है कि अब फैसला होने में देर नहीं होगी। इसमें नई बात क्या है? उसकी पकड़ से दूर होती हुई राधिका बोली। साल भर के लिए कहा था, अब 3 साल हो रहे हैं। तलाक में समस्या क्या आ रही है उसका खुलासा भी नहीं करते। क्यों तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। अपनी कोशिश नाकाम होते देख अमन सोफे पर बैठ गया। राधिका के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसमें टेसुए बहाने की क्या जरूरत है? हमने जो किया आपसे सहमति से किया। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर तुम इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहती तो मेरी तरफ से आजाद हो। अमन, राधिका चीखी। 3 साल पति पत्नी की तरह रहे हम दोनों और आज कह रहे हो कि मैं तुम्हें आजाद करता हूँ? जिस्मानी संबंध बनाते हुए तुमने मुझे क्या आश्वासन दिया था? मैं कोई वैश्या हूँ जो तुमसे अपनी जिस्मानी जरूरतें पूरी करने के लिए जुड़ी? हाँ, कह दिया था कि जैसे ही तलाक हो जाएगा मैं तुमसे शादी करूंगा। अमन बोला, मगर तलाक हो तब ना। कब तक होगा? राधिका के इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह उसे संभालने की नीयत से बोला, राधिका इतना गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारी जिंदगी से जाने वाला नहीं। बस थोड़ा इंतजार करो, जैसे ही तलाक हो जाएगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम कभी नहीं करोगे। राधिका ने मानो उसके मन की बात पकड़ ली हो। वह आगे बोली, मुझे तुम दोहरे चरित्र के लगते हो। मुझे तो यह भी शक है कि तुम्हारा मुकदमा चल भी रहा है या नहीं। अमन निरुत्तरित था। उस रोज किसी तरह वह राधिका के सवालों से बचकर निकल आया। घर में उसका मन विचलित था। राधिका की मनोदशा देख वह अंदर ही अंदर भयभीत था। उसे सपने में भी भान नहीं था कि राधिका शादी को लेकर इतना संजीदा है। वह तो अब तक इस रिश्ते को लेकर सहज था। राधिका तन्हा थी, उसे एक पुरुष साथी की जरूरत थी। उसकी कमी उसने पूरी की, इसी का नतीजा था जो उसके फूल से मुरझाए चेहरे पर ताजगी आई। उसकी वीरान जिंदगी में बाहर की रंगत बिखरी, वरना अब तक उसने बेहद उदास वक्त गुजारा। आज राधिका की हालत ऐसी हो गई थी कि वह उसकी गैर मौजूदगी की कल्पना से ही डर जाती। वह भरसक चाहती कि जितनी जल्दी उन दोनों की शादी हो जाए ताकि असुरक्षित जिंदगी से छुटकारा मिल सके। एक अकेली स्त्री के लिए जीवन काटना इतना आसान नहीं होता। उस पर एक बेटी की माँ जिसकी सुरक्षा उसे हर वक्त चिंतित किए रहती। पति का साया मिलेगा तो लोगों को तरह तरह की बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। 2 दिन तक अमन उसके पास नहीं आया। राधिका को लगा कि वह उससे नाराज है। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे इस बात के लिए बेहद अफसोस हुआ कि क्यों बिना वजह अमन पर तोहमत लगाई। हो सकता है कि वह जो कह रहा हो सही हो। उसने अमन को फ़ोन लगाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर उसने उठाया नहीं। बार बार स्विच ऑफ के संकेत मिल रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या अमन उससे अपने अपमान का बदला ले रहा है? सोचकर वह सिहर गई। मन आशंकाओं से घिर गया। वह अपने आप को दोषी मानने लगी। बिना वजह अमन पर शक किया और इतना कुछ सुना दिया। मगर अगले ही पल यथार्थ के धरातल पर आई तो लगा जो कहा सही कहा। जिनकी भावनाओं से नहीं चलती इंसान को कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या उसके पास इतना वक्त है? समय निकलता जा रहा है। कल सालों परिपक्व हो जाएगी, तब भी क्या इस रिश्ते को उसी रूप में लेगी जैसे लेती आई है? परिपक्वता आएगी तो निश्चय ही उसे यही लगेगा कि मैं चरित्रहीन हूँ। फिर तो मैं अपनी बेटी की नज़रों से भी गिर जाऊंगी। राधिका ने कई बार फोन लगाने की कोशिश की, मगर हर बार उसे नाकामी हाथ लगी। उसकी आकुलता बढ़ती ही जा रही थी। रातों को नींद नहीं आती। कम से कम फोन से हाय हेलो तो कर सकता था। क्या इतना कहने की भी उसके पास फुर्सत नहीं? ऐसे तो हर रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने आ जाता था। अब कौन सी व्यस्तता आ गई? काफी सोच विचार कर उसने उसके क्वार्टर पर जाने का फैसला किया। 3 साल में वह पहली बार उसके क्वार्टर जाएगी। न अमन ने कहा, न ही उसने कभी जाने का दबाव डाला। क्वार्टर पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस की महिला से पूछा तो बताया कि वह अपने घर मुंबई गए हैं। क्यों के सवाल पर वह बोली, आपको पता नहीं कि उनकी पत्नी की तबीयत एकाएक खराब हो गई है। सन्ने रह गई राधिका यह सुनकर। एक चरित्रहीन पत्नी के लिए आज भी इतना लगाव, जो मुझसे बिना बताए चला गया। यह छल नहीं है तो क्या है? जब तक वह मेरे पल्लू से बंधा था, सिवाय उसके बुराई के उसे कुछ नहीं सोचता था। और आज एकाएक उसकी बीमारी की खबर सुनते ही मुंबई भाग गया। सोचकर राधिका न रोते बन रहा था और न ही हंसते। किसी तरह भारी कदमों से चलकर वह अपने घर आई। आते ही वह बिस्तर पर पड़ गई। रह रहकर उसके सामने अमन का चेहरा आ जाता। उसने उसे पहचानने में कितनी बड़ी भूल की। वह अमन से ज्यादा खुद को कुसरवार मानने लगी। क्या जरूरत थी अमन पर इतना भरोसा करने की? अमन से उसकी जान पहचान कितने दिनों की थी? मात्र एक आध हफ्ते की। इतने कम समय में किसी के मूल चरित्र को समझ पाना संभव है? जाहिर है नहीं। तिस पर वह भावनाओं पर नियंत्रण न रख सकी। अमन पर भरोसा करके उसे सब कुछ सौंप दिया। उसका मन कचोटने लगा। क्या वह कभी अपने आप को माफ कर पाएगी?
एक आध बार उसकी अबोध बेटी ने उससे अमन को अपनी बाहों में भरते हुए देखा भी था, जिसके लिए उसे आत्मग्लानि भी हुई। मगर बाद में यह सोचकर खुद को मना लिया कि कल को अमन उसका पति हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कौन सा मुंह लेकर अपनी बेटी के सामने जाएगी? जो माँ खुद को रास्ता नहीं दिखा सकी, वह भटकी हुई बेटी को क्या दिखाएगी? हो सकता है कि बाद में वह यह भी कह सकती है कि तुम अपना देखो, तुमने क्या किया था। दुश्चिंताओं में डूबी थी राधिका की तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन अमन ने किया था। यह आग में घी से कम नहीं था राधिका के लिए। फोन क्यों किया? तुम्हारा मिस कॉल आया था। पत्नी कैसी है? राधिका ने तंज कसा। मैं कुछ समझा नहीं, बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता चल चुका है। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है। और हाँ, यह सच है कि मेरी अपनी पत्नी के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा है। मगर मेरी भरसक कोशिश यही है कि सब कुछ सामान्य हो जाए। कोई अपने बसे बसाए घर को तबाह होते नहीं देख सकता। मेरा एक बड़ा बेटा है, अब क्या मैं उसे खोना चाहूँगा? जैसे ही वह फोन रखने जा रहा था, राधिका ने रोका। मेरी भी सुनते जाओ। यह मत समझना कि मुझसे छल करके तुम चैन से जी सकोगे। तुमने दो दो जिंदगियां बर्बाद की है, एक मेरी, दूसरी मेरी बेटी की। पर याद रखना कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपनी पहचान के साथ जीऊंगी। नहीं जरूरत है मुझे तुम जैसे कायर जीवन साथी की। अच्छा हुआ जो तुमने पहले अपनी असलियत बता दी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ न कर पाती। कहते कहते राधिका की आंखें झलझलाई। अमन ने फोन काट दिया। तभी राधिका की नजर सामने खड़ी सालू पर गई। ऐसा लगा वह दोनों की बातें सुन रही थी। सालू कब स्कूल से आई, अभी इसी उधेड़बुन में थी कि वह अपनी माँ के करीब आई। उसके आंसू पोंछते हुए बोली, माँ तुम रो मत। ऐसे गंदे आदमी की मुझे भी जरूरत नहीं। इतनी समझदारी की बात करने वाली 11 वर्षीय बेटी को उसने गोद में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।